नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कर्ण क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है भारतीय शेयर बाजार का इतिहास। तो दोस्तों वीडियोस बेसिकली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं या फिर जो ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या जिनको रुचि है कि भारतीय शेयर बाज़ार का इतिहास क्या है, किस तरीके से है। तो वो ये वीडियोस काफ़ी उनको हेल्पफुल करेगा चीज़ों को समझने में। और मैंने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह को कवर अप भी किया हुआ है। ये पूरा 100% कंप्लीट नहीं है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ा मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो भी हैं टॉपिक या इवेंट्स बोल लो तो उसको मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें छूट गई तो प्लीज़ अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालें। और अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय शेयर बाज़ार का इतिहास, ये इसका टॉपिक है और इस पे मैंने टारगेट रखा हुआ है 1000 लाइक्स के लिए। ठीक है देखिए इंडेक्स है, जैसे कि बैकग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। बैकग्राउंड है फिजिकल एंड डीमैट ऑफ शेयर्स एंड फिजिकल एंड डीमैट ऑफ शेयर्स, ये भी हम देखेंगे क्या है। फिर उसके रेगुलेटरी बॉडीज़ की स्टॉक मार्केट शेयर बाजार को कौन कौन रेगुलेट करता है। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँ या फिर एज ए इन्वेस्टर बोलूँ, ये हमें समझने की बहुत ही ज़रूरत है कि हमारे इतिहास क्या रहा है इस चीज़ का। सत्यम का स्कैम मोस्टली आप लोगों ने सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। फिर एक एनरॉन का एक स्कैम है, ये भी यहाँ पे डिस्कशन का एक पॉइंट बना है, क्यों बना है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSDL एंड CDSL। फिर हर्षद मेहता के स्कैम जो कि काफ़ी वेल पॉपुलर है और इसका वेब सीरीज़ भी आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल इन्होंने देखा ही होगा और इससे आप लिंक कर पाएंगे। एक है केतन पारेख का, इसका भी नाम आपने सुना होगा। एक है लेमन ब्रदर क्रैश का। फिर कोविड-19 का इम्पैक्ट, कोविड-19 के बारे में तो खैर सभी जानते हैं और उसकी क्या इम्पैक्ट हुई मार्केट के ऊपर, वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लास्ट हमारा कंक्लूजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैकग्राउंड की बात अगर मैं करूँ ना, तो इन लेट 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंगेज इन द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग थ्रू द इशुएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ इट शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या है देखिए, इसका मैं इतिहास आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि सन 1600 ईस्वी के अराउंड, आप लोगों को पता ही होगा जिन्होंने इतिहास पढ़ी है, तो 1600 ईस्वी के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ये लोग आए थे और इन्होंने एक कंपनी के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक इन्होंने फॉर्मेशन की हुई थी, इनकॉर्पोरेट की हुई थी अगर मैं टेक्निकल टर्म्स बोलूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस ही ये था कि कुछ मोटा मोटी मैं बोलूँ तो एक बाहर से कुछ विदेशी आए हैं, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे व्यापार, यहाँ पे ट्रेड काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे की जाती थी। अच्छे अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स कमोडिटीज़ वगैरह रहते थे, लाइक सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, कॉटन्स हो गया। तो ये बेसिकली स्पाइसेस जो मसाला उस समय के काफ़ी टाइम में काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे इसके उत्पादक बहुत ही ज़्यादा है तो इन्होंने धीरे धीरे आए मुग़ल काल के टाइम में ही अपना सेटअप बात विचार जैसे तैसे करके इन्होंने अपना थोड़ा बहुत धंधा यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे सन 1600 से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक मार्केट से क्या लिंक है ये भी आप सोच रहे होंगे। तो देखिए सिंपल से ये है कि अगर मैं कंपनी के है तो ये भी कंपनी है ये, तो कंपनी चलती कैसे है, कंपनी चलती इस वे में है कि वो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तब उनका अपना ऑपरेशन चलता है। आज के डेट में अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करूँ, तो रिलायंस शुरू में क्या था, उनके पास जब भी कोई कंपनी अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड नहीं है और उसको फंड की ज़रूरत पड़ती है तो फंड का एक तरीका है कि मैं इस फंड से रिस्क करूँ। हालांकि ऑप्शंस और भी हैं कि या तो मैं बॉन्ड इशू कर दूँ या फिर बैंक से लोन ले लूँ या फिर अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा करके अपने शेयर होल्डर से पैसे फंड वहाँ से रेज करूँ। जैसा कि आप लोगों ने आजकल के देखा ही होगा, IPOs वगैरह बहुत सारे कंपनी का आता है उसी तरीके से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेम चीज़ यही करते थे, उसने अपने कंपनी के नाम पे शेयर इशू करे जिससे इन्वेस्टर से उसके पास पैसा आए और पैसे आने पे क्या हुआ, उसने अपना ऑपरेशंस वगैरह को रन करना स्टार्ट किया। अब आपके माइंड में होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये कहाँ लिस्टेड हो सकती है, तो ये लिस्टेड वहीं की थी जहाँ से कंपनी है, मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ही।
और ये बेसिकली जो इनके इन्वेस्टर्स थे वही शेयर्स को बाय एंड सेल करते थे। और आज के डेट में जिनको हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं, मतलब अगर सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स अगर आपके पास थे तो आप उसके शेयर होल्डर्स माने जाएंगे। और ये क्या था कि ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करते थे बाय एंड सेल द कंपनी शेयर्स इन रेगुलेटेड मार्केट में। कुछ उन्होंने भी उस समय की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए होंगे जिससे कि वो स्टॉक मार्केट को अच्छे से रन करें। एंड प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। आप अगले को इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है और कंपनी को भी अपनी लिक्विडिटी मिल रही है, उसको फंड्स मिल ही रहा है। फिर देखिए कि कह रहे हैं कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी its charter and had a significant role to oversight its operation and played a role in the company's stock market activities। इसका क्या मतलब है? देखिए पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक चार्टर दिया। ये चार्टर शब्द का मतलब क्या है? ये चार्टर शब्द का मतलब क्या है? तो मैं बता दूं कि चार्टर शब्द का मतलब उस समय जो था कि एक फाइनेंशियल फील्ड से पढ़ा लिखा आदमी कोई हो, इंसान हो, जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके, समझे, इसको रेगुलेट करने में मदद करें। तो आज के डेट में आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ही सीए हैं, जो कि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को देखते हैं, कंपनीज़ को देखते हैं, कंपनीज़ का ऑपरेशन कैसे चलती है, इनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखती है, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हैं, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं कि हाँ कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, कंपनी के अंदर कंट्रोल कितने स्ट्रांग हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक सीए कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। तो नॉलेज सॉरी, मैं ये नहीं बोलूँगा नॉलेज, क्योंकि सब यहाँ पे सीख ही रहे हैं। तो मतलब जानकारी थोड़ा बहुत रखता हूँ मैं, हालांकि जहाँ मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो चार्टर इसका एक सिग्निफिकेंट रोल था। फिर ये था कि कंपनी की जो ऑपरेशन और जो शेयर प्राइस के इम्पैक्ट है वो किससे ऑब्वियसली होगी, जो गवर्नमेंट की जो अपनी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस के उसके थ्रू इम्पैक्ट होगी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने एक नींव रखी इन्होंने कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। हालांकि आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली चीज़ें हम जो अंग्रेज जो किए हैं, जो उन्होंने इन्वेंशन की है, जैसे रेलवे का उन्होंने इन्वेंशन करा, तो हम उन चीज़ों को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो एक ट्रेडिंग का भी क्या सिस्टम होना चाहिए वो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को एक कंपनी के फॉर्म में इंडिया में स्थापित करी, ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी स्टार्ट हुई। तो ये तो हो गया एक पुराने टाइम की कि जब अंग्रेज़ थे। अब हम बात कर रहे हैं आज के डेट में, अगर हम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या NSE है, BSE जिसको आप बोलते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा तो ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मैं BSE की अगर बात करूँ तो एक थे मिस्टर प्रेमचंद एंड रॉयचंद जी। ये काफ़ी एक पॉपुलर बिजनेसमैन थे और यही थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फाउंडर। अभी हम मुंबई, पहले बॉम्बे शब्द इस्तेमाल होता था, तो मुंबई इस्तेमाल होता है। तो प्रेमचंद जी जो हैं ये इन्होंने 1875 में एक ऐसा रोल प्ले किया है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर हु केम टुगेदर टू क्रिएट एक्सचेंज। ये उस समय काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन और बड़े ब्रोकर भी थे। तो इन्होंने एक सभी ब्रोकर को इकट्ठा करके एक एक्सचेंज क्रिएट किया कि सारे ट्रेडर्स मिलके या सारे ब्रोकर मिल करके, उस समय ट्रेडर तो होते नहीं थे, ब्रोकर ही होते थे, तो ब्रोकर इकट्ठा होंगे और जो भी खरीद बिक्री का जो तरीका है वो इनके द्वारा ही होना है। फिर कह रहा है कि विच वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन इंडियन सिक्योरिटीज़। तो इन्होंने जब सब मिल करके एक एक मंच इन्होंने तैयार किया और मंच पे ही क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। किस चीज़ का? इंडियन सिक्योरिटीज़ का। सिक्योरिटी शब्द जो है और शेयर शब्द जो है, अगर आप लोगों से अगर पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए शेयर्स तो एक हो गया नॉर्मल कंपनी के शेयर्स, लेकिन जब हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। लाइक जैसे कि शेयर्स तो आता ही है, एक बॉन्ड आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स आपने सुना होगा नाम, है ना। और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे सिक्योरिटीज़ के अंदर कवर हो जाते हैं। तो इनका ये था कि अब जैसे मैं इनके बारे में बताऊँ और कि प्रेमचंद रॉयचंद इज अ लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ दैट टाइम एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BSE, ठीक है। इट बेगन ऑपरेशंस अंडर अ बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल इन मुंबई। अब इन्होंने क्या किया, कई उस समय तो कुछ ऐसा कुछ बना हुआ, जैसे आज आप देख रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इतनी बड़ी बिल्डिंग है BSE की बनी हुई, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय इन्होंने
एक बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ के नीचे ही एक अपना एक सेटअप तैयार किया कि हाँ एक प्लेटफॉर्म बनाया, कुछ 2-4 ब्रोकर्स मिल करके कि भाई अब हम यहीं से चीज़ें शुरू करेंगे। तो इस तरीके से था। फिर इन्होंने बाद में बीएससी इस्टेब्लिश हुई 1875 में, जब वो जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, हो सकता हो अभी तो कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन करके चमक दमक रहा है, बट एक टाइम पे वो एक नॉर्मल बिल्डिंग था जो कि 1875 में हुआ था। एंड इन सब जो ये जितने भी ब्रोकर्स हैं जब इकट्ठा हुए एक मंच को इन्होंने तैयार किया, तो उसको ही नाम दिया गया स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, SBA। फिर कह रहा है कि इन अर्ली डेज में क्या होता था पहले दिनों में कि बीएससी प्राइमरली डूइंग ट्रेड इन स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ अ कॉटन मिल्स। तो शेयर्स में तो आपने अगर मूवी देखी होगी गुरु भाई, जो कि अभिषेक बच्चन जी का है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो धीरू भाई अंबानी जी जो थे, उन्होंने कॉटन मिल्स में भी लास्ट में मूवी आपने देखी होगी ना, तो उसमें भी कॉटन की उन्होंने खरीद बिक्री करी थी, ट्रेडिंग करी थी। तो वो यहाँ से शुरू हुआ था, ट्रेड इन स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ अ कॉटन मिल्स। फिर कह रहे ओवर अ टाइम एंड इट एक्सपेंडेड टू द ट्रेडिंग एंड वेरियस अदर कमोडिटीज एंड सिक्योरिटीज। तो पहले शुरुआत नॉर्मल स्टॉक से या फिर कॉटन मिल से ही हुआ था, फिर बाद में धीरे धीरे और भी कमोडिटीज़, जो आप कमोडिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कमोडिटीज़ का मतलब हो गया जैसे आप कोई भी सामान देखते हो, दाल चावल गेहूँ बाजरा आलू टमाटर, जो भी जिस तरीके के खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर मोस्टली खाने पीने की चीज़ें हैं, तो जो भी इनका व्यापार होता है ना, तो वो कमोडिटीज़ ही बोलते हैं इनको। आप गोल्ड को भी कह सकते हो कमोडिटीज़ में, करेंसी को भी कह सकते हो कमोडिटीज़ में, और सिक्योरिटीज़ का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने इमेज एक बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बोला गया कि ओरिजिन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द मीटिंग प्लेस ऑफ अ ब्रोकर अंडर द बनियान ट्री ऑफ स्प्लेंडेड रोड 1875 में ही ये हुआ था, इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इनिशियली ऑपरेटेड ऑन अ फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर। अब फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर क्या है, ये देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये जो इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो ये क्या है, एक तरह के इसको रिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग का रिंग। और ये एक फिजिकल फ्लोर है, मतलब लोग यहाँ पे सारे ब्रोकर्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ब्रोकर्स हैं, ये एक जगह इकट्ठा हुए हैं जिसको ट्रेडिंग रिंग बोला गया है। और यहीं पे क्या करते थे कि ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स वुड गैदर इन अ डेजिग्नेटेड एरिया, यही एरिया हो गया, ऑफन रेफर टू एज द ट्रेडिंग रिंग, टू बाय एंड सेल द बेसिकली सिक्योरिटीज। तो यहीं पे शेयर्स की खरीदन बिक्री होती थी। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्ड ट्रेडर शाउटिंग एंड यूजिंग हैंड सिग्नल्स टू कम्युनिकेट बाय एंड सेल ऑर्डर। पहले के ज़माने में, अब मैं पहले इतना विजुअलाइजेशन के लिए मैं उदाहरण लूँगा, जैसे आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, तो उसमें भी वो ट्रेडिंग रिंग में ही जाते हैं और वहाँ पे बाय सेल का एक इशारा दिया जाता है। वहाँ पे इन्वायरमेंट वहाँ का काफ़ी शाउटिंग होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उस तरीके का है। आई होप आपको रिलेट कर पा रहे हो। फिर कह रहे हैं कि इट वॉज अ हाईली चायोटिक एंड नॉइजी इन्वायरमेंट एंड विथ ट्रेडर्स वेरीफाइंग टू मेक अ डील एट द बेस्ट प्राइस। तो जो आपसी जो एक होता है ब्रोकर या ट्रेडर के बीच में कि भाई मेरे को इतने में खरीदना है, आपको इतने में बेचना है, या फिर मुझे इतने में बेचना, आपको इतने में खरीदना है, तो दोनों को वो वर्बली बोलना पड़ता है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें सेटल होती थी। आज के टाइम में क्या है, अगर मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग, अगर एंजल वन का अगर आप ऐप अगर या फिर जीरोधा का ऐप अगर यूज़ करते हैं, तो आप डायरेक्टली हाथ से क्या करते हैं, फ़ोन में सीधे बाय एंड सेल का ऑर्डर लगा करके शेयर्स को उसी समय खरीद लेते हैं और बेच भी देते हैं, सिंपल। तो ये इस तरीके देखिए, अब यहाँ पे ये बोला गया ना, जैसे यूजिंग हैंड सिग्नल्स वगैरह, तो ये इस पर लिखा जाता था कि भैया अब ये ट्रेडर हैं, ये जी ब्रोकर हैं, तो ट्रेडर कह रहा है भाई मुझे ये शेयर जो है 100 शेयर्स चाहिए, इस भाव पे चाहिए। ब्रोकर भी बोलेगा नहीं, इस भाव पे नहीं मिलेगा आपको, इस भाव पे मिलेगा या फिर इस भाव पे मिलेगा। तो ये रेटेड इस तरह से डिसाइड किए जाते थे यहाँ पे। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे कंट्रोल्स किसका था, ब्रोकर्स का था, कि ब्रोकर ही चाहेंगे तो प्राइस को इन्फ्लेट कर सकते हैं या फिर नीचे भी डिक्रीज भी कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। फिर देखिए, फिर कह रहे कि ब्रोकर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अर्ली इंडियन स्टॉक मार्केट। मेन ब्रोकर ही थे पहले, and they acted as intermediaries between the buyer and seller and executing the trade on behalf of their client। तो इनके साइड से इनके क्लाइंट बायर भी होते थे और सेलर भी होते थे। बायर को अपना माल खरीदना है, सेलर को अपना माल बेचना है, तो दोनों को मिलाना ही किसका काम था, ब्रोकर का काम था। फिर कह रहे हैं कि दिस ब्रोकर हैड अ
physical presence on the trading floor and were often well connected individuals who had an extensive network. और यहाँ पे वो ब्रोकर्स कोई आम ब्रोकर नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे ऐसे ब्रोकर हुआ करते थे जिनकी नेटवर्क, जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, जो लोगों को उस फील्ड में जो भी बिजनेसमैन है या अदर जो ब्रोकर्स हैं उनकी अच्छी खासी नेटवर्क थी, एक दूसरे को जानते थे। तभी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से ही चीज़ें इतनी उस समय की चीज़ें इस तरह से की जाती थी पहले। तो कह रहे हैं कि ट्रेड्स वे रिकॉर्डेड मैनुअली। अब मैनुअली जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, तो मैनुअली हो गया जैसे कि ये रहा, यहाँ पे दादाजी जो है, बाबा जी क्या कर रहा है, एक पर्ची पे लिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता था मैनुअली एंड देयर वाज अ मिनिमल ऑटोमेशन इन द ट्रेडिंग प्रोसेस। तो पहले का सिस्टम तो आपको पता ही है कि कुछ ऑटोमेशन, कुछ ऑटोमेट तो होता ही नहीं था प्रोसेस, सारा चीज़ मैनुअली होता था। मैंने सही लिखा, गलत लिखा, अगर मैनुअल है तो कितने चांसेस है गलत होने के। तो इस तरह की चीज़ें थी, क्योंकि ये शुरुआती दौर था चीज़ों को लेकर के, एक एटलीस्ट शुरुआत हुआ। तो लोग यहाँ पे जो थे उस समय, तो वो यही ट्रेडिशन को दैट इज़ फॉलो करते थे। तो ये आपको एक बैकग्राउंड ठीक ठाक अब तक समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर देखिए क्या हुआ। फिर कह रहा है कि इन 1995 में BSE शिफ्टेड फ्रॉम ओपन आउटसाइड ट्रेडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन हिज हिस्ट्री। अब देखिए पहले तो पेपर चलता था, मैनुअली काम हो रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, जब BSE इस्टेब्लिश हुई तो BSE को शिफ्ट कर दिया गया इस ट्रेडिंग फ्लोर से लेकर के कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फ्लोर पे। फिर कह रहे हैं कि दिस मूव ब्रॉट द एक्सचेंज इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अब जब इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चीज़ें बढ़ रही थी, हमारा एक्सपेंशन भी हो रहा था, हम बाकी देशों के साथ कॉम्पीट भी कर रहे थे, तो इसलिए जब ये स्टॉक मार्केट की बात है तो स्टॉक मार्केट का सिंपल ये है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन ही इन्वेस्ट नहीं करता है, यहाँ पे बाहर के जो इन्वेस्टर जो दूसरे देश का, फॉर एग्जांपल अमेरिका के, अगर अमेरिका का कोई इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इस तरीके से भी इन्वेस्ट करता है। अब देखिए इसके ऊपर भी एक FIS जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ऑफ इन्वेस्टर्स है, तो इस पर भी एक अच्छा खासा वीडियोज़ बन सकता है। तो अगर आपको लगता है कि FIS और DIS पे एक वीडियोज़ में बनाऊँ तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट पे लिखें, तो मैं इस तरीके से बनाऊँ। तो इसकी भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हैं, उस पर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, क्या रेगुलेशंस हैं, कितने % इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं, उन पर भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जब हम चीज़ें ग्लोबलाइजेशन बेसिस पे जब हम शुरू होने लगे, जब हम स्टार्ट करने लगे, जब इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस होने लगा, तो फिर चीज़ों को बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं कि दिस मूव्स अब्रॉड द एक्सचेंज इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव करता है द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। इन 1986 में द सेंसेक्स कंप्राइजिंग ऑफ 30 लार्जेस्ट मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स। तो पहले जब BSE बनाया गया, क्योंकि BSE क्या है, सबसे ओल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नहीं था पहले, निफ्टी नहीं थी पहले, क्या थी, BSE थी। और BSE जब बनाया गया तो वो बेसिकली 30 ऐसे मेजर स्टॉक्स को लेकर के बनाया गया। जैसे आप देखते हो कि आज निफ्टी 50, तो निफ्टी जो है वो 50 स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। जो इंडेक्स है, निफ्टी को इंडेक्स बोलते हैं, उसी तरह BSE के जो BSE का जो सेंसेक्स है उसको भी इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स जो है, इंडेक्स कंप्राइजेज ऑफ 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स जो भी उस समय के थे, मेजर रिलायंस, टाटा, बजाज फाइनेंस, एल&टी आई थिंक हो ना हो, और भी जितने भी बैंक्स वगैरह थे, HDFC बैंक्स में, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से किया गया। अच्छा सेंसेक्स जो इसकी तो पहले बेस वैल्यू कितना 100 से स्टार्ट हुई थी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NSDL एंड CDSL के बारे में अब समय धीरे धीरे गुजर रहा है, और भी हम चीज़ें देखेंगे कि BSE के फाउंडेशन के बाद क्या क्या चीज़ें इवेंट हुई, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि चीज़ें हैं क्या। अब जैसे NSDL का आपने सुना होगा, NSDL का क्या रोल है, एक CDS, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSDL। तो NSDL क्या चीज़ है, NSDL के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड, या CDSL का मतलब क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो कह रहा है कि NSDL वॉज स्टैब्लिश्ड विद इन 1996 में एंड मेकिंग अ फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। अब डिपॉजिटरीज क्या होते हैं, ये भी एक अलग मैं सेपरेट वीडियोज़ में बना सकता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। और इट वॉज स्टैब्लिश्ड टू एड्रेस द नीड ऑफ मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर वेज ऑफ होल्डिंग देन ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटी। अब देखिए डिपॉजिटरीज का मतलब यहीं पे है, कुछ ऐसा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डिपॉजिटरी बेसिकली क्या होता है, अगर हम कोई भी अगर शेयर्स आज के डेट में बाय करते हैं ना, तो क्या वो हमें जिस ब्रोकर के ऐप से खरीद रहे हैं क्या वहाँ से आ रहा है, नहीं।
इसकी मेन ऑनरशिप होती है NSDL के पास, CDSL के पास। तो ये बेसिकली हम उनसे खरीद रहे होते हैं और उन्हीं को हम बेच भी रहे होते हैं। तो जब हमने कोई शेयर खरीदा तो वो हमारे नाम पे आ गया ना, ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे यही बोला कि इट वाज स्टैब्लिश की गई टू एड्रेस करने के लिए द नीड ऑफ मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पे, एक तो होल्डिंग और एक ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग बाय एंड सेल का सारी चीज़ें वही है कि ये NSDL का काम ही है होल्ड भी करना और साथ में ट्रांसफ़र भी करना आप सिक्योरिटीज़ की। फिर कह रहे हैं कि NSDL आज जो आप जो शेयर्स रखते हैं आपको डीमैट में जो दिखता है तो वो अल्टीमेटली होल्ड करके कौन कर रखा है, CDSL कर रखा है, लेकिन ऑनरशिप आपके, आप बेनिफिशियरीज हैं। होल्ड सारा वही NSDL ही करता है, उन्हीं के नाम पर है, लेकिन आप बेनिफिशियरीज हैं इसीलिए क्योंकि आप हमेशा चेंज करते रहते हैं, शेयर को बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। तो हर समय एक पेपर तो नहीं बना सकते ना कि आपने ये चीज़ बेच दी तो आपके नाम पे आपके पेपर एक बन रहा है कि ताकि आपने ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दें। नहीं, ऑनरशिप हमेशा CDSL के पास रहती है, NSDL के पास। और आपको शिप क्या हुआ, आप एक बेनिफिशियरीज है, आपको बाय एंड सेल जो भी उसमें मार्जिन जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उसकी बेनिफिट आपको दे दी जाती है। फिर कह रहे हैं NSDL इज इन कोलैबोरेशन विद द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द बेसिकली IDBI, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड IDBI बैंक्स वगैरह, इनके साथ क्या कोलैबोरेशन में है। एंड NSDL प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। अब देखिए ये शब्द क्यों आया है, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है आज के डेट में तो सिक्योरिटीज़ कहीं हार्ड पेपर में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब फ़ोन पे मैंने ख़रीदा। यहाँ पे मेरे फ़ोन में 100 शेयर्स मैंने टाटा के खरीद लिए, टाटा के या रिलायंस के खरीद लिए मैंने, तो वो तो मेरे तो कहीं फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में फिजिकल ही चलता था। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये देखिए ये रहा। अब देखिए ये आपने देखा ये शेयर सर्टिफिकेट है। पहले जब लोग खरीदते थे ना, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब शेयर्स नहीं आते तब पहले का चीज़ ऐसा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये शेयर्स है। अब देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ रुपीज़, तो ये जो आप देख रहे हैं क्या, ये फेस वैल्यू है। एन अमाउंट पेड पर शेयर्स ₹10। अब जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से वो समझ गए होंगे। देखिए पेड मतलब पेड अप कितनी वैल्यू है, 10 में से 10 रुपये दिया, अगर 10 में से 8 रुपये या 5 रुपये दे रहा है तो पार्टली पेड अप हो जाता। तो ये चीज़ है, तो ये एक तरीके का दैट इज यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट हो गया। पहले लोग इकट्ठा करके रखते थे यहाँ पे कि भाई मेरे पास 10 शेयर्स है इस तरीके से। लेकिन जैसे ही इसको डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज, पहले क्या था मटेरियल फॉर्म में, लेकिन बाद में उसको डीमटेरियलाइज कर देना, मतलब वो अब एक क्या बोलते हैं उसको, एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब ही ये हो गया कि आपने अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, डीमैट में कर लिया। और ये एक मैंडेटरी हो गया एक टाइम पर कि भैया आपको अपने शेयर्स जो भी आपने रखे हुए हैं उसको आप डीमैट में रख लीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे पेपर की कॉस्ट बच गई, इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा हुआ, पेपर हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, मैनुअल एरर नहीं हो पा रही है, इसमें चोरी नहीं की जा रही है, तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हुए। फिर देखिए इट फैसिलिटेटेड द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसा कि हमने डीमटेरियलाइजेशन का मतलब ये, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली बात है, आप अगर सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर दो तो कितना डर है भाई, आग लग गई कल को तो गया शेयर्स मेरा, तो कुछ भी हो गया। लेकिन अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वो तो किसी भी तरीके से नहीं, अनटिल अनलेस कि भाई आपका पूरा क्या बोलते हैं डेटा चोरी ना हो जाए, हालांकि वो भी डर है डेटा क्रैश ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट फिजिकल से तो फार बेटर है। तो ये चीज़ें थी। फिर कह रहे हैं कि NSDL ऑपरेट अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ सेबी। अब देखिए NSDL क्या है, NSDL अल्टीमेटली इसको रेगुलेट करने के लिए, जैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इसके पप्पा कौन है, सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ये सबको रेगुलेट करता है। जितने भी आप ब्रोकर्स वगैरह को आज के टाइम में देख रहे हैं सबको सेबी रेगुलेट करता है। जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड में है सबको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के ही अकॉर्डिंगली चीज़ें की जाती हैं, करी जाती हैं, जो कि क्या है नॉर्मल जो पब्लिक आम जनता है उसके इंटरेस्ट में ये चीज़ें बनाई गई हैं। जिससे कि मेन पर्पस ही यही था, सेबी जब बनी तो मेन पर्पस ही यही था कि इन्वेस्टर्स को उनको नुकसान ना हो किसी तरीके से। फिर सेबी ही इंश्योर करता है कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्या कंप्लायंसेस होनी है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या सेफ गार्ड क्या रखे जाए ताकि हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये सारा काम सेबी करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया फिजिकल एंड डीमैट शेयर्स।
फिर देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड का। अब देखिए CDSL वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये भी फरवरी 1999 में हुआ था एज सब्सिडरी ऑफ BSE लिमिटेड। इसको क्या बनाया गया, ये सब्सिडरी है किसका, दैट इज BSE लिमिटेड का। एंड इट वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड अ डिपॉजिटरी सर्विसेज सिमिलर टू एन स्टेट, ये भी डिपॉजिटरी की सर्विस देता है ना, एंड टू प्रमोट करना कॉम्पिटिशन इन एफिशिएंसी इन द इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम। सॉरी, CDSL invested in technology and infrastructures to provide a efficient depository services to its client। अब देखिए CDSL क्या है, ये बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं किसमें, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, टू प्रोवाइड एफिशिएंट डिपॉजिटरी सर्विसेज टू द क्लाइंट। आज हम जो देख रहे हैं, जो हमारे पास जो सिस्टम है, हम यहाँ से फ़ोन में जीरोधा का हमने ऐप खोला, यहाँ से हमने बाई का ऑर्डर डाला और ये बाई एग्जीक्यूट होकर शेयर मेरे अकाउंट में दिख रहा है। तो ये सिस्टम क्या इतना आसान है क्या, नहीं, ये CDSL क्रिएट करती है। आपके जो जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें रियल टाइम पे चलते हैं। जब आपके मार्केट की ओपनिंग टाइम जो है 9:50 से जो 3:30 बजे तक का जो मार्केट चलता है, या फिर जो प्री मार्केटिंग टाइम होता है, सारा सिस्टम बेस्ड है कि कोई सिस्टम को क्रैश ना कर दे, कोई हैक ना कर दे, या कोई उसमें ऐसा थेफ्ट वगैरह की वो ना हो। तो ये सारा चीज़ इंश्योर करता है CDSL, जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह देख रहे हैं। फिर इट इंट्रोड्यूस द वेरियस ऑनलाइन एंड मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म। देखिए ये भी बात यहाँ बोला जा रहा है, टू फैसिलिटेट द बेसिकली सीमलेस ट्रांजेक्शन एंड एक्सेस टू द बेसिकली डीमैट अकाउंट। एकदम मक्खन की तरह मेरा डीमैट चले, कोई लैग ना आ जाए, जिससे कि सही टाइम पे मैं बाई ना कर पाऊँ और सही टाइम पे मैं सेल ना कर पाऊँ। ये सब चीज़ों को ये इंश्योर करता है। तो गाइज यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियोस पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़ में मेन क्या था उस समय कि 19th सेंचुरी में सेवरल स्टॉक एक्सचेंज वर एस्टैब्लिश्ड इन अ मेजर सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई को पहले बॉम्बे कहते थे, कोलकाता को कलकत्ता कहते थे, चेन्नई को मद्रास कहते थे। उस समय बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह थे, है ना। आज जो हम देखते हैं सिर्फ एक NSE और BSE, तो पहले थे बहुत सारे। फिर उसमें से लेकिन बोला जाता है कि बॉम्बे बोला जाता है कि है ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो वो सबसे पुराना है, जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुई थी, फॉर्म्ड हुई थी। फिर कह रहा है कि इसको रेगुलेट करने के लिए ना उस समय एक 1956 में एक एक्ट लाया गया, जिसको हम लोग सिक्रा बोलते हैं, मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ये बेसिकली सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो गया कि सपोज अगर एक आदमी, एक पर्सन A और पर्सन B है, पर्सन A बेच रहा है किसको, पर्सन B को बेच रहा है ना। तो और पर्सन B जो वो खरीद रहा है पर्सन A से, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक बन रही है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स आपने देख ही लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में, तो एक बेचेगा और एक खरीदेगा, इस तरीके से। इसको रेगुलेट करता था कौन, सिक्रा एंड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, इनको भी करता था। फिर बाद में क्या होगा कि सिक्रा उतना इफेक्टिव एक्ट बना नहीं, बन तो गया एक्ट तो था, बट उतना कारगर रहा नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, एक सेपरेट बॉडी बनाई गई अलग से, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं। तो सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी टू ओवरसी एंड रेगुलेट करना द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया, एंड इट वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी पावर इन 1992 फॉर द अबव मैटर्स। तो बेसिकली उस समय इस्टेब्लिश की गई थी, बट इसको पावर 1992 में मिला सेबी को, और आज के डेट में भी सेबी एग्जिस्ट है ही, कर ही रही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने देखी। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, कह रहे हैं कि द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज इंडिया। देखिए नाम कितना भारी भरकम है, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज। तो इसकी भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है, देखिए लेट 90s में क्या था कि उस समय हमारे भारत में ज़्यादा इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट बाहर की थी नहीं उतनी। इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारे पास ना फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही कम होने लगा, ना के बराबर। हम इतना हो गया कि हम ठीक से जो हम बोरिंग ले रहे हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से जो बोरो कर रहे हैं, तो बोरो अगर हम डॉलर में कर रहे हैं तो हम चुकाएंगे भी किस में, बोरो डॉलर में चुकाएंगे। तो वो बैलेंस एक पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास, उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास होना ज़रूरी है ना। अगर आपने किसी से 1 लाख रुपये उधार लिए, तो आप 1 लाख किस में, INR में लिया, तो INR में चुकाओगे आप। तो सेम एज जब गवर्नमेंट ने उस समय जब बाहर से लोन लिया था, तो उनको चुकाने के लिए इनके पास फॉरेक्स के रिजर्व नहीं थे, मतलब इनके पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज नहीं थी, डॉलर नहीं थी। तो ये एक बहुत ही दिक्कत, उस समय इकोनॉमी काफ़ी अनस्टेबल थी, चरमरा रही, मतलब खराब अच्छा कुछ भी कह लो आप।
क्योंकि उस समय बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में नहीं आए। नहीं आने का कारण उस समय की पॉलिसीज़, उस समय के रेगुलेशन इतने अच्छे खासे हमारी पॉलिसीज़ नहीं थी जितना आप देख रहे हो, आज देख रहे हो आप। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को क्या किया इन्होंने, इंक्रीज़ करने के लिए ही, और जो एक्सटर्नल डेट वगैरह जो इन्होंने लिए थे बाहर से, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक से जो लिया था, है ना, तो उनको चुकाने के लिए क्या किया है, PV नरसिम्हा राव जी थे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1991 के टाइम में। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे। और मनमोहन सिंह जी क्या थे, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड एक इकोनॉमिस्ट थे, जो कि वाइडली रेस्पेक्टेड ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक मैटर। मतलब ये एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जो काफ़ी कारगर थे उस समय। हालांकि जब बड़े हुए तो मनमोहन सिंह एज अ PM जब बने तो उतने अच्छे PM मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के अंदर ये बने और कांग्रेस इनको चीज़ें करने नहीं देती थी। ये करना बहुत कुछ चाहते थे बट इनको करने नहीं दिया गया। तो जो भी XYZ रीज़न हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, बट ये था कि ये एक पढ़े लिखे उस समय के एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे जो चीज़ों को समझते थे ग्राउंड लेवल से, क्या किस तरह की हमारी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हमारे यहाँ। बाहर की जैसे पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड्स उस समय उतने आए थे, उस समय आए ही थे। जो भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स आज के डेट में देख रहे हो, तो उस समय ये धीरे धीरे आना इन्होंने स्टार्ट किया। कब, जब इन्होंने एक पॉलिसीज़ बना दी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ की। उस समय क्या था, सारे स्टेक जितने भी गवर्नमेंट के कंपनीज हैं जो भी, उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा रहता था। तो इन्होंने बोला नहीं, हमारा काम है गवर्नमेंट का, तो हम गवर्न करेंगे, हम चीज़ों को समेट कर रखेंगे, हम खुद उसमें नहीं घुसेंगे। उसके लिए क्या कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन दे दी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बाहर के जो लोग हैं उसको भी हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे भारत की जो कंपनीज हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी होगी, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उतने पोर्शन के लिए उनको हम क्या मानेंगे, उनका वो मालिक बनेंगे, मतलब हिस्सेदारी उनको भी मिलेगी। जिससे क्या होगा कि हम एक ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएंगे, हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो बाहर एक्सपोर्ट करने लायक होंगे, बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम जो कर्जा हमने जो लिया हुआ है उसको हम चुकाएंगे, वर्ल्ड बैंक और जो भी हमने IMF वगैरह से लिया हुआ है। तो ये कहानी शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप बिल्कुल इसको सर्च करिए गूगल वगैरह पे, पढ़िए इसके बारे में कि ये क्यों ज़रूरी था। और ये कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए फिर कह रहा है कि ये इसका देखिए रिफॉर्म्स क्या था। तो बेसिकली ये पॉलिसीज लाने का एम भी ये था कि लिबरलाइज करना इकोनॉमी को। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी बहुत ही फ्लेक्सी होना चाहिए, हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए। मतलब लिबरलाइज की समय के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अपना एक्ट करें, उस पर काम करें। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय क्या थी, बहुत ही मतलब ग्रोइंग फेज में थी, बट उतनी अच्छी भी नहीं थी। अभी भी हम ग्रोइंग फेज में ही हैं। तो उस समय की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग थी नहीं। जैसे तैसे हमने आज़ादी ली, अंग्रेज को भगाया, मुग़ल थे उस समय, मुग़ल के बाद फिर अंग्रेज आया, फिर आज़ादी हुई, फिर चीज़ें धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनी हमारी, हर पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई। तो फिर बाद में इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया। फिर कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द FDIs। अब FDIs क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो भी आपको शब्द FIs FDIs अगर आपको परेशान कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बिल्कुल बोला, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। वर ईस्ट इन सेवरल सेक्टर एंड अलाउिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज अगर मान लो कोई कंपनी रिलायंस है, तो रिलायंस के पहले 100% शेयर्स रिलायंस का मालिक है, लेकिन बाद में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि कुछ बाहर की हिस्सेदारी भी उस कंपनी में लगा सकती है। इस तरीके से पॉलिसी बनाएगी कि 75% ऑनर जो है, जो प्रमोटर है, उसके पास स्टेक रहेगा, और 25% आप आम पब्लिक के लिए दीजिए ना। यहाँ के आपकी पब्लिक हो गई या बाहर के जो इन्वेस्टर्स हो गए वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे। तो कुछ इस तरह के रेशियोज इन्होंने बनाए ताकि क्या हो सके कि इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज कर सके और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक स्टेबलाइज कर सके, स्टिमुलेट कर सके, जो स्मूथली चले इस तरीके से। तो ये एक पॉलिसीज का मैंने ओवरव्यू दिया है ना, तो जो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आ गया हमारे पास, क्या, हर्षद मेहता का स्कैम, द हर्षद मेहता स्कैम 1992। तो ये भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने आप लोगों में से बहुत सारे ने हर्षद मेहता स्कैम का वेब सीरीज देखा होगा, तो आपको पता ही है। इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया,
सिस्टम के लूप होल को समझ गया। लूप होल क्या होता है? लूप होल होता है कि कोई भी एक्ट के अंदर लूप होल जो है बेसिकली कि एक मतलब उसमें कमी, और कमी को एक अपना जरिया बना करके उसका फ़ायदा उठा लेना। तो इन्होंने सिस्टम्स के लूप होल, क्योंकि चीज़ें क्या थी उस समय, मैनुअली थी 1990 के टाइम में या 92 का टाइम में सोचो, तो उस समय चीज़ें बहुत मैनुअली होती थी, लोग उतने जानकार नहीं हुआ करते थे, उतनी इन्फॉर्मेशंस नहीं थी जितनी आज मीडिया वगैरह है। आज तो हम फटाफट सर्च करते हैं, चीज़ें हमारे पास रहती है। पहले उस समय क्या थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि क्या चल रहा है दुनिया में, नहीं चल रहा। कुछ ही लोगों को मालूम होता था कि हाँ ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं, वैसे चल रही हैं। फिर हर्षद मेहता का स्कैम जो 1992 में इन्वॉल्व, इसका क्या था, स्कैम किस लिए था ये बेसिकली? तो इन्होंने क्या किया कि मैनिपुलेट किया इंडियन स्टॉक मार्केट को। और ये क्या थे, खुद भी एक ब्रोकर ही थे, जो आपने देखा ना रिंग ट्रेडिंग में, तो उसमें भी ये ब्रोकर ही थे। और बेसिकली इन्होंने क्या एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करी, लाइक सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब है, जैसे कि मैंने एक इमेज में आपको बताया, देखिए जैसे कि जो ट्रेडर ए है ना, ये सेल कर रहा है स्टॉक्स ट्रेडर बी को, बी कर रहा है सी को, सी कर रहा है डी को, और डी कर रहा है लास्ट में ई को, और ई कर रहा है फिर ए को। तो इसमें प्राइस को ना बढ़ाया घटाया जा रहा है। प्राइस को आप देखिए यहाँ पे, प्राइस की मैनिपुलेशन कैसे की जा रही है। प्राइस को आप बढ़ा भी रहे हो और प्राइस को आप घटा भी रहे हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें की जाती है, इसको बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। देखिए कितना अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना, सर्कुलर ट्रेडिंग। चलिए, तो इस तरीके से हर्षद मेहता, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को देखा, कंप्लेन गई, काफ़ी इन्होंने चूना लगाया सबको। फिर उसके बाद सिस्टम में क्या लूप होल्स हैं ये पता चला। कौन रे उस समय सेबी थी, तो सेबी इस चीज़ को देखी समझे, फिर नया पॉलिसी ड्राफ्ट करी ताकि ये सब चीज़ें फिर भविष्य में ना हो। सेम एज इनके साइड का एक और बंदा था, जैसे केतन पारेख स्कैम, ये भी आपने नाम सुना होगा। इन्होंने भी 2001 में कुछ ना कुछ, इनको भी लूप होल मिल गया। ये भी सेम चीज़ें करने लगे, स्टॉक की प्राइस मैनिपुलेशन करने लग गए। फिर बाद में सेबी और आरबीआई ने भी अपने एक्शंस लिए, और मतलब इन सब चीज़ों को जो भी मतलब स्कैम हो इसको एक्सपोज करा, ठीक है। और ये ज़रूरी भी था, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ट्रस्ट को मतलब नुकसान पहुंचता है, वो हर्ट हो जाते हैं कि यार ये सब चीज़ें सही में एक सट्टाबाजी है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है आम जनता तो प्रोटेक्ट मतलब है ही नहीं, वो सुरक्षित है ही नहीं। तो इसीलिए इसको रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सेबी आरबीआई इन पे एक्शन लेती है। फिर उसके बाद जो भी सिस्टम में लूप होल है उसको रिमूव करती है, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा क्या रहे, सेफ रहे, और कुछ चुनिंदा लोग अमीर ना बने। तो ये था केतन पारेख का स्कैम। अब देखिए एक लेमन ब्रदर क्रैश भी हुआ था। तो ये तो हम कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कुछ अच्छे अच्छे इवेंट्स को समझेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हो सकता है कि आपको समय ना मिले चीज़ों को समझने के लिए, बट तभी इसलिए मैंने वीडियोस बनाई कि भाई आपको चीज़ें समझना है। तो लेमन ब्रदर्स देखिए क्या है। लेमन ब्रदर्स इन्होंने इनकी भी क्रैश हुई। तो ये एक बिफोर 2008 there was a big housing boom in the US and people were buying houses at the basic high prices and मतलब उस समय क्या था कि ये एक बिग हाउसिंग बूम जो हुआ करता था, .com बूम बोल लो। तो इसमें क्या था कि बाइंग हाउसेस एट हाई प्राइसेस, मतलब लोग क्या करते थे, बहुत बहुत दाम पे घर खरीदते जा रहे हैं। एंड बैंक गिव लोन टू द बेसिकली पीपल एंड विद बैड क्रेडिट। बैंक भी ऐसी थी जो जैसे भी क्रेडिट हो गए बंदे की, भाई तुम लो और घर खरीदो, ये वाला हिसाब था। और वो जो सेम जो बैंक जो लोन देती थी, आपको पता होगा कि लोन भी बिकते हैं। अगर कोई बैंक, अगर एसबीआई बैंक अपने मान लो 100 अपने ग्राहक को लोन देती है ना, तो वो लोन के अमाउंट भी किसी दूसरे बैंक को बेच सकती है वो। तो जो मान लो एचडीएफसी को बेच दे, तो एचडीएफसी क्या करेगा, फिर बाद में पैसा को रिकवर करेगा। तो उसी तरीके से बैंक ने क्या किया, जो भी लोन दिए थे लोगों को जिनके बैड क्रेडिट्स वगैरह थे, उसमें भर भर के दिए जाते थे लोन से। और सेम चीज़ क्या करा, इन्होंने लोन को बेच दी किसको, एक लोन को बेच दी टू द इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड को। अब लेमन ब्रदर ही क्या तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक थे। अब बिग बैंक लेमन ब्रदर्स गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज इट हैड इन्वेस्टेड इन रिस्की लोन्स। तो उसने क्या किया, अल्टीमेटली इस लोन में ही तो इन्वेस्ट करा पैसा, लोन ही तो खरीदा उसने। अगले बैंक ने बेचा और लेमन ब्रदर्स ने खरीदा। और बाद में क्या हुआ कि लेमन ब्रदर्स वेंट बैंकक्रप्ट इन सितंबर 2008 एंड विच कॉज अ ह्यूज पैनिक इन अ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए कितना बड़ा मतलब मैं बोल झटका लगाया, शॉकिंग न्यूज़ था ये सबके लिए।
कि जो बैंक लोन दे रही है धड़ल्ले से और लोन बेच दी किसको, लेमन ब्रदर को, बाद में जब रिकवरी का टाइम आया तो लोगों के पास पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस इन्फ्लेट हो रही थी ना, लोग लोन मिल रहा है, सस्ते लोन मिल रहा है। जब आप पूरा साइकिल को समझोगे, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो आप देखते हो, इसका लोन पे बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है कि सरकार ये भी पॉलिसीज़ बनाती है कि कितने लोगों के पास कितना पैसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ज़्यादा पैसा आ गया तो भी रिस्क है, कम पैसा है तो भी रिस्क है। तो इस तरीके अगर इस पर वीडियोज़ अगर आपको चाहिए ना तो वो भी आप बोल सकते हैं, मैं उसमें बनाऊंगा। फिर कह रहे लेमन ब्रदर बैंकरप्ट इन सितंबर 2008 विच कॉज अ ह्यूज पैनिक इन द फाइनेंशियल मार्केट। फिर कह रहे इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो भी स्टॉक मार्केट थे अल्टीमेटली अगर यूएस में अगर कुछ भी अगर होता है तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी मार्केट है सब पे इम्पैक्ट करता है। तो ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हुई एंड इट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर बैंक्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस पर फिर स्टेप्स लिया। गवर्नमेंट ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम बाय गिविंग मनी टू बैंक। फिर लास्ट में क्या करा, गवर्नमेंट को देना पड़ा यहाँ पे, एंड मेकिंग ए न्यू रूल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। और नए नए रूल्स बनाए गए जिससे कि ये घटना दोबारा घटित ना हो। बिग रिसेशन में यही है कि द होल सिचुएशन लेड टू, मतलब जितना भी सारी चीज़ें हैं एक तरह से बिग रिसेशन ही बना उस समय, एंड विच मीन्स द मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब। कंपनीज के शेयर्स प्राइसेस टूट गए उस समय काफ़ी अमेरिका में, जिससे कि कंपनी के पास पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके। तो लास्ट में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया एंड द बिजनेस स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी ये कहानी मुझे बताने का मेन पर्पस ये है कि चीज़ें अगर आपके सिस्टम, अगर आपकी गवर्नेंस अगर अच्छी नहीं है, आपके अच्छे पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो ये चीज़ें कभी भी क्रैश कर सकती है और इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सब उदाहरण है बाहर के, जैसे हमारा हर्षद मेहता, ये सब चीज़ें होती। इन्होंने क्या किया था, सिस्टम के लूप होल को देखा, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जिसका नुकसान अल्टीमेटली आम जनता को हो रहा है। या फिर करंट डेट में मैं बोलूँ तो नीरव मोदी को देख लो, अपना विजय माल्या को देख लो, ये क्या कर रखे हैं इन्होंने, सिस्टम के लूप होल को समझा, जैसे तैसे अपने पैसा निकाला, लोन लिया और आज के डेट में बाहर घूम रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें। फिर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्यम स्कैम होता दैट इज 2009 में। अब सत्यम स्कैम क्या है कि सत्यम स्कैंडल वाज आल्सो नोन एज द इंडियाज इनरॉन। इनरॉन शब्द का मतलब देखिए, इनरॉन भी एक तरह का स्कैम। इनरॉन एक कंपनी थी, कहाँ की, यूएस की थी, जो कि एक टाइम पे ये बैंकरप्ट हुई है। तो जिस तरीके से इनरॉन कंपनी में अकाउंटिंग फ्रॉडुलेंट की गई थी, सेम एज सत्यम में की गई, वो भी किसके द्वारा, इसके खुद के ऑनर जो इनके प्रोमोटर है मिस्टर रामालिंगम राजू, आई थिंक है ना, रामालिंगम राजू। इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट फ्रॉड। कॉर्पोरेट फ्रॉड का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चीज़ है ये। सत्यम वॉज फाउंडेड बाय द रामालिंगम राजू एंड वॉज ऑफ द मोस्ट इंडियन लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनीज। आज के डेट में जो आप कहते हो ना कि भाई सबसे टॉप मेरा ट्रस्ट वर्दी कंपनी कौन आता है, सबके मन में आता है टाटा के प्रोडक्ट ले रहे हो तो मतलब भाई सॉलिड है, एकदम स्ट्रांग है। उस समय 2009 के टाइम में सत्यम भी एक ऐसी कंपनी थी उससे पहले कि लोग कहते थे कि सत्यम पे भरोसा बहुत एकदम। तो एक चीज़ ये प्रैक्टिकली साफ है कि जिस पे आप जितना भरोसा करते हो वो आपके भरोसा को सबसे पहले तोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपने जिस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा रखा तो वो आपके भरोसा को क्रैश करेगा। तो इनके प्रोमोटर भाई साहब है, इन्होंने चीज़ों को क्या करा, अकाउंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह करा। देखिए क्या था अब यहाँ पे, इन जनवरी 2009 ही कन्फेस्ड टू मैसिव अकाउंटिंग फ्रॉड, छोटा मोटा नहीं, मैसिव अकाउंटिंग फ्रॉड, एंड एडमिटेड टू इन्फ्लेटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल फिगर फॉर द ईयर्स। इन्होंने क्या करा, अकाउंटिंग की जो भी लाइक जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेवेन्यूज हो गए, मार्जिन्स हो गए, सबको इन्फ्लेट किया, सब बढ़ रहे हैं मेरे पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं। मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं अपनी कॉर्पोरेट फील्ड विंडो ड्रेसिंग करना, कि कोई भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, जो कंपनीज बनाती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको मैनिपुलेट कर देना, उसको इन्फ्लेट करना, उसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग कर देना एक तरीके से, कि जो रियल में है वो तो अलग है, उसको कुछ ऐसा बना देना कि अगले बंदे को या किसी पूरी दुनिया को लगे कि कंपनी बहुत
बहुत स्ट्रांग है। तो इस तरीके से चीज़ों को इन्फ्लेट की जाती है, लाइक जैसे अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा देना, ओवर स्टेटिंग द रेवेन्यूज़ एंड मार्जिन्स, प्रॉफिट को बढ़ाना, एंड क्रिएटिंग अ फिक्टिटियस कैश बैलेंस। देखो इसने क्या करा, इसने क्या किया, फिक्टिटियस कैश, नकली बैलेंस दिखा दिया कि मेरे पास ओवर $1 बिलियन का मेरे पास क्या कैश के बैलेंस है। तो इस बंदे ने इतना बड़ा फ्रॉड करने की मतलब इस तरीके से करी इसने। अब इसके इम्पैक्ट देखिए स्टॉक मार्केट में क्या हो गया, कि कह रहे हैं कि सत्यम स्टॉक प्राइस कोलैप्स्ड बाय ओवर 80% इन सिंगल डे। एक दिन में 80%, समझ रहे हो? अगर आपके पास 1 लाख रुपए अपने सत्यम में लगा, आपका 80,000 रुपये उस दिन साफ, तो कितना बड़ा झटका लगेगा बताओ। जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वही इसने आपको भरोसा का तोड़ा। वाइपिंग आउट द बिलियंस ऑफ डॉलर इन द मार्केट वैल्यू, बिलियंस डॉलर साफ। एंड द स्कैंडल शुक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। इन्वेस्टर तो भैया गए काम से, उनके कॉन्फिडेंस की ऐसे के तैसे कर दी इस बंदे ने। एंड रेज्ड अ कंसर्न अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको FRM भी बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाय द अदर कंपनीज। अब देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब इन्वेस्टर्स के ऊपर यही है कि हम किस कंपनी पे विश्वास करें, किस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हम विश्वास करें। अगर सत्यम जैसे कंपनी जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं उसने इस तरीके से जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करी हैं, तो हम किस पे भरोसा करें। तो ये चीज़ें आ गई। तो इसके लिए मैं एक छोटा चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे क्या है कि कंपनी के अंदर कंपनी के प्रमोटर हो, ये तो खैर प्रमोटर है, लेकिन कंपनीज के मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ होती हैं, वो भी फ्रॉड करते हैं। तो इसके लिए ना US में एक एक्ट लाया गया था जिसको सॉक्स एक्ट बोला जाता है, सर्बेन-ऑक्सले एक्ट। उसमें क्या था, बेसिकली कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल्स होता ना, उनको चेक किया जाता था। ICFR, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भैया उसके कंट्रोल कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो एक अलग से एक रिपोर्टिंग चली गई। रिपोर्टिंग क्या, जैसे स्टार्ट ऑडिटर वगैरह होते हैं ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो जब भी कंपनी की ऑडिट होती है तो उसकी ऑडिट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट करती है और वो रिपोर्ट भी इशू करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया था किसको, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, कि भैया स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को ऑडिट करेगा और अच्छे से रिपोर्ट करेगा। और ये एक लॉ की कंप्लायंस के दायरे में आ गए। जो कंपनीज एक्ट जो आज आप देख रहे हो 2013, तो उसके अंदर भी एक क्लॉजेस दी गई हैं सेक्शन 143 में कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इन सब ICFR को इंश्योर करेगा कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या वो इन कंप्लाइंसेस को फॉलो कर वो इन जो भी ICFR रिपोर्टिंग के जो प्रोसीजर है उनको कंप्लाई कर रहे हैं। जो भी सेक्शंस, जो भी FRA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी कंपनीज के ऊपर पॉलिसीज प्रोसीजर जो भी लग रहे हैं या कंट्रोल उनके कैसे, ये सब इंश्योर करेगा कौन, कंपनीज के मैनेजमेंट, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगी ये सब। और ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को इंश्योर करना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको अपनी रिपोर्ट में डालना है और रिपोर्ट भी देनी है, क्वालिफाई रिपोर्ट देनी है, एडवर्स देनी है, डिस्क्लेमर देनी है। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। फिर इंडियन मार्केट इंडाइसेस, इसकी शेयर तो भैया 80% गई। अब कह रहे हैं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑल्सो एक्सपीरियंस शार्प डिक्लाइन। भाई पूरा इंडेक्स को हिलाया इसने। एज ए इन्वेस्टर्स पैनिक्ड एंड सोल्ड ऑफ द शेयर्स अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। अब जैसे जैसे अगर एक न्यूज़ इतनी बड़ी आई, इंडाइसेस आपके गिरे, सेंसेक्स निफ्टी, लोग डर के मारे अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, फटाफट धड़ल्ले से हो गए। फिर अप्रैल 2009 टेक महिंद्रा, सब कुछ हो गया लास्ट में भैया, अब कंपनी अब एक तरीके से नुकसान ही कर दी सबकी, अब बैंकरप्सी में चली गई। उस समय IBC तो आया नहीं था खैर। तो लास्ट में टेक महिंद्रा ने इसको एक्वायर किया सारे स्टेक कंट्रोलिंग लेकर के, एंड गवर्नमेंट, ताकि चीज़ों जो भी गवर्नमेंट ने ऑक्शन प्रोसेस वगैरह करवाया था उसके अकॉर्डिंगली, और टेक महिंद्रा ने खरीदा ताकि जो भी कोलैप्स हो रहे हैं और ज़्यादा ना हो और जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसको स्टेबलाइज किया जाए। तो इस तरीके से चेहरा देखो कितना मासूम है इस बंदे का, लेकिन इसने कंपनी का फाउंडर, प्रमोटर, इतना कंपनी को जिसने खड़ा किया, अपने बच्चे की तरह खड़ा किया होगा इसने, लेकिन फिर भी पैसों की लालच देखिए इंसान से क्या नहीं करवाता ये सब चीज़। फिर देखिए एनरॉन स्कैम क्या था, ये भी सेम है, अकाउंटिंग फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब चीज़ों पे आती है।
अब एनरॉन स्कैंडल वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस इन हिस्ट्री में। Enron was founded in 1985 and rapidly grew into a major player in the energy industry, trading natural gases, electricity and other commodities में ये ट्रेड करता था, काम इसके बिजनेस था वो। It was engaged in the extensive financial manipulation, इसे शब्द देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, to inflate its revenue। इसने ऐसा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसा घुमाया कि इसके रेवेन्यू इन्फ्लेट कर गई, एंड कंसील इट्स माउंटिंग डेट बाय यूजिंग ऑफ बैलेंस शीट पार्टनरशिप एंड स्पेशल पर्पस एंटिटीज टू हाइड लॉसेस एंड आर्टिफिशियली बूस्ट प्रॉफिट। क्या है इसका मतलब? देखिए कंपनी जो है ना कैसे कर सकती है गलत काम, किस तरीके से कर सकते हैं आप खुद सोचिए। उस समय आपने शेल कंपनीज का नाम सुना होगा, शेल कंपनीज जो लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे शेल कंपनीज को बंद किया था, ये आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो शेल कंपनीज उस तरह कंपनीज एसपीवी बना लेते थे, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए होता था कि मैं ये प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैंने ये एसपीवी बना दिया। तो मैं अगर कोई कंपनी हो, एनरॉन कंपनी हो, मैंने एक एसपीवी बना दी, मैं चीज़ों को बिल मेरे पास इन्वॉइस है, मैंने अपने एसपीवी से इतना में ख़रीदा है, इतने में बेच रहा हूँ, इतने में ख़रीद रहा हूँ, तो फाइनेंशियल फिगर्स को मैंने मैनिपुलेट कर दिया, ऐसे मैंने कितने हज़ारों एसपीवी बना दिए और मनी को रूट कर दिया ऐसे करके जिसको कोई ट्रैक ना कर पाए। और कंसील इट्स माउंटिंग डेट्स, मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने अपने एसपीवी से इतना सारा लोन लिया जिसका मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ, और अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो तुम भर नहीं रहे हो, वो तो नकली है। कंपनी जो है वो शॉर्ट पर्पस के लिए था, वो पर्पस ही गलत है वो उस तरीके से। तो फाइनेंशियल फिगर को मैनिपुलेट करने के लिए एसपीवी को क्रिएट की जाती है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ को, ताकि मेरा प्रॉफिट बूस्ट हो और जो भी लॉसेस वगैरह हैं उसको हाइड कर सकूं, मतलब किसी भी तरीके से, ताकि मुझे ही अल्टीमेटली फ़ायदा हो। ये था स्कैम, ये 2001 में किया गया था। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर्स, तो ऑडिटर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता आपके मन में कि यार ऑडिटर क्या कर रहा है। ऑडिटर का काम ही ये है कि कंपनी को ऑपरेशन को देखना, उसके कंट्रोल को देखना, चेक करना, इंश्योर करना, और आम जनता जो नॉर्मल स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिपोर्ट बताना कि भैया इस कंपनी में ये चीज़ें हो रही हैं या इस कंपनी में नहीं हो रही है, या ये साफ़ सुथरा कंपनी है या फिर ये करप्ट है कंपनी, इस तरीके से। तो एनरॉन एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो लॉ के द्वारा अपॉइंट की जाती है, हर कंपनी को करना पड़ता है। अपने इंडिया में भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ही हर जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके ऊपर जाती है, जब ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है तब स्टैट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो ट्रू एंड फेयर वे में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करे, है ना, और एक अच्छा रिपोर्ट, मतलब एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट इशू करे। फिर कह रहा है एक्यूज ऑफ नेग्लिजेंस एंड कॉम्प्लिसिटी इन एनरॉन अकाउंटिंग फ्रॉड, है ना, करा इसने। फिर इन 2002 आर्थर एंडरसन, तो आप लोगों में से बहुत लोग पहले जानते होंगे या जानते नहीं होंगे, जो भी अगर ये वीडियोस अगर कोई जैसे मान लो सी स्टूडेंट है देख रहा है, तो पहले ना बिग 5 होते थे, आज के डेट में बिग 4 है, PwC, KPMG, डेलॉइट और EY। पहले 5 हुआ करता था, 5वां कौन था? यही था, और भी थे बट मेजर 5 ये थे। आर्थर एंडरसन LLP, ये भी एक CA फर्म था, कहाँ का? US का, जिसने एनरॉन का ये एक्सटर्नल ऑडिटर था। तो आर्थर एंडरसन वाज चार्ज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ एनरॉन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड द फर्म वाज कन्विक्टेड इन 2002 एंड लीडिंग टू इट्स कोलैप्स एंड डिसोल्यूशन। जैसे ही पता चला ना, वहाँ की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है SEC, जैसे हमारे यहाँ SEBI है वैसे वहाँ पे SEC है, जो ये चीज़ें इंश्योर करती है कि भैया इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको हार्म ना पहुँचे। तो जब ये चीज़ें बाहर आई तो उसने आर्थर एंडरसन को कोलैप्स है, उसका डिसॉल्व भी कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। वो अगर आप अब से कर ही नहीं सकता, तो वो पहले 5 बिग 4 थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। आर्थर गया काम से।
तो ये चीज़ें हुई थी क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसीजन जब तक आप नहीं लोगे तो इन्वेस्टर्स को उसके भरोसा हो कैसे आप कायम रखोगे, इसीलिए बहुत ही ज़रूरी था ये। तो ये हो गया एनरॉन स्कैम। ये मैंने जस्ट रिलेट करने के लिए कि सत्यम के साथ, कि सत्यम एनरॉन जैसे कहानी पहले भी थी अमेरिका में, सेम एज एक यहाँ पे। सत्यम की बात अगर मैं कर लूँ, सत्यम का ऑर्डर क्या हुआ, सत्यम का ऑर्डर कौन था, PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। इसमें भी गवर्नमेंट सेबी ने, सेबी कह रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ने 5 साल के लिए इसको बैन किया हुआ था और ये केसेस काफ़ी लंबे समय तक भी चला है। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। ये एक देखिए एक जर्नी है, ये एक काफ़ी मेहनत के बाद मुझे ये इमेज मिली है। इसमें देखिए द जर्नी ऑफ सेंसेक्स। आप शुरू में देख रहे होंगे 1980 से शुरू हुआ, फिर सेंसेक्स क्रॉस करे 1000 जो इंडाइसिस है उसको, फिर राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई, इंडियन इकोनॉमी ओपनिंग ड्रीम बजट बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जो कि हमने डिस्कशन करा लिबरलाइजेशन में। फिर उसके बाद मुंबई ब्लास्ट, फिर उसके बाद ये सारी इवेंट्स वगैरह हुई हैं। एक आपने सत्यम का घटना यहाँ देखा है कि कैसे मार्केट यहाँ पे कि इम्पैक्ट पड़ा है। ये देखिए ये मार्केट का इम्पैक्ट पड़ा है। फिर सेंसेक्स कंक्वायरिंग द 10,000 ओइंग टू द कम्युनिटी बूम इन द ग्लोबल मार्केट, कैसे चीज़ें ये ग्रो हुई है शुरू होते होते में। फिर यहाँ पे इसकी वजह से ये गिरा मार्केट, फिर उसके बाद धीरे 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 फिर चढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर आके हमारे मोदी जी आए, मोदी जब आए तो मार्केट फिर धीरे 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 बूम होता गया। फिर देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस 2020 में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसका भी देखिए इम्पैक्ट मार्केट पर है। फिर ये जो न्यूज़ आया था ये PNB का जो आपका यहाँ दिख रहा है अभी, यहाँ पे भी देखिए मार्केट क्रैश हुआ था। तो इस तरीके से मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि मार्केट जो है, मार्केट जो भी रियल में जो भी एक्सटर्नल चीज़ जो इवेंट होते हैं, घटना होते हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। और एक्चुअली रेपुटेशन की बात होती है ना, अगर आपके यहाँ कोई कंपनी अगर इस तरीके से कर रही है काम, तो ऑब्वियसली उसका दूसरी कंपनीज ये पूरे मार्केट पे फर्क पड़ता है। ये देखिए जैसे केतन पारेख का है ये स्कैम, टेररिस्ट अटैक, इन सब चीज़ों में मार्केट हर चीज़ पे इफेक्ट करता, मतलब इम्पैक्ट देता है। वो टेररिस्ट अटैक होगी तो भी, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का हुआ, उस पर भी मार्केट ने अपना वो रिएक्शन दिया था। तो ये तरीके चीज़ें हैं। ये देखिए ये निफ्टी 50 का ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको किया हुआ, यहाँ पे देखिए शुरू कब हुआ था 1 नवंबर 1999 से, फिर इस तरीके से ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अभी का देखिए क्या है ये 22,338 का। तो इस तरीके से निफ्टी है और सेंसेक्स है। तो ये एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है। यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है। अप्स एंड डाउन जो देख रहे हैं ये बड़े बड़े इवेंट्स हुए होंगे। ये इस तरीके से, ये कोरोना टाइम का था, ये भी देखिए इस तरीके से। अब आते हैं लास्ट कोविड-19 की बात। कोविड-19, बिफोर कोविड-19 सब कुछ ओके ओके चल रहा था, सब मस्त जैसा नॉर्मल चल रहा था वैसे ही, लोग खरीद बिक्री सब कुछ कर रहे थे। फिर जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब ये फैलना स्टार्ट हुआ, तो ये बहुत सारा डर और अनसर्टेनिटी को लाया कोविड, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि कोविड का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितनी सेवरेट डिजीज़ हो सकती है, कितने लोग मर सकते हैं, सबको हिसाब। हालांकि बहुत सारे लोग मरे, उसके लिए मतलब दुख होता है कि हम सही टाइम पे उन लोग बचा नहीं पाए, और हमारे पास प्रॉपर सिस्टम भी नहीं थी। और ये चीज़ें सारी दुनिया के साथ सभी ने ऐसा फेस किया है इसको। मेरे पापा खुद भी पॉजिटिव हो गए थे, हम भी पॉजिटिव हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ी मुश्किल दौर से निकले बाहर। फिर कह रहे हैं कि कंट्रीज़ में, अब देखिए इस तरीके से क्या था कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। मोदी जी जो थे जो इंस्टेंटली डिसीजंस ले नहीं कि भाई लॉकडाउन करना है, ताकि जो हमारे आम जनता है जो बाहर से आए हुए हैं उनको एटलीस्ट जान तो बच जाए। इकोनॉमिक लॉस होगा ठीक है, बट एटलीस्ट हमारा जान तो बचे। तो वो चीज़ें जितना हो सका उन्होंने कोशिश करी है इस तरीके से। तो बिजनेस की शटडाउन ये हुई। फिर इन्वेस्टर्स गॉट स्केयर्ड बिकॉज दे डिडंट नो हाउ बैड थिंग्स वुड गेट, कितना ख़राब सिचुएशन हो सकता है कोई नहीं जानता। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट रिएक्ट करेगा, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग देयर स्टॉक्स क्विकली एंड कॉजिंग द प्राइस टू ड्रॉप अ लॉट। ऑब्वियसली बात है निफ्टी घट के सीधे डेली 5% 10% गिर रहा है। समझ रहे हैं आप कितना पैनिक सिचुएशन होगा। तो लोग डर के हमारे अपना स्टॉक बेच रहे क्योंकि उनकी प्राइस की वैल्यू गिर रही है यहाँ पे। तो मार्केट में बोला ही जाता है कि पहला आपका फंडा होना चाहिए कि आपके कैपिटल प्रोटेक्टर है। आप कैसे अपने आप को लेके चलते हो जैसे कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टर है, ये चीज़।
फिर देखिए गवर्नमेंट इम्पोज करती है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को, ठीक है, एंड टू कंट्रोल करने के लिए वायरस को, एंड दिस मीन मेनी बिजनेसेस कुड नॉट ऑपरेट एंड पीपल लॉस देयर जॉब। बिजनेसेस जो मध्यम वर्ग के बिजनेस है, एमएसएमईज वगैरह जो हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, वो बिज़नेस को ऑपरेट नहीं कर पाया, जो कि उनका काम सारा मैनुअली था, कोई भी एक ऑनलाइन सिस्टम बेस्ड उस समय कुछ नहीं था 2020 के आसपास। फिर कंपनीज इन्वेस्टर्स कंपनीज वेर नॉट मेकिंग सच मनी, सो देयर स्टॉक प्राइस फॉल। अब यहाँ पे जब बिजनेस ही बंद हो गया सबका, तो कंपनी प्रॉफिट तो कमा नहीं पाएगी, तो कंपनीज को बंद करने पड़े हैं। जो कंपनी नहीं लिस्टेड थी उनकी प्राइसेस नीचे गिरने लग गई, क्योंकि ऑपरेशन बिल्कुल ठप पड़ गया था। इन्वेस्टर्स वॉरिड दैट द इकोनॉमी कुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर। अब जो इन्वेस्टर्स है ये सोच रहे थे कि भाई इसमें तो बहुत समय लग जाए, क्या करें नहीं करें, तो एक ऐसा दौर चल रहा था। सो दैट दे केप्ट सेलिंग देयर स्टॉक्स, मेकिंग द मार्केट क्रैश इवन मोर, और बेच रहा। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तो नॉर्मल आदमी तो देखते हैं यार स्टॉक बेच रहा है, गिर रहा है, स्टॉक बेच रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े खिलाड़ी, जो प्लेयर्स हैं, वो गिरते हुए मार्केट में भी पैसा उन्होंने बनाया, वो भर के बनाया। क्यों? शॉर्ट करके, सेल करके। जो आप चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ेंगे समझेंगे तो लोग शॉर्ट्स ट्रेडिंग करके, शॉर्ट मार्केट में जब सिचुएशन रहती है तो भी शॉर्ट करके भी पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाने का ऑप्शन आपको बाइंग में भी है एज वेल एज सेलिंग में भी है। फिर कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू हेल्प बाई announcing a relief measure and economic stimulus package to support the businesses and people affected by the lockdown। तो उस समय अभी भी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी भी हैं वो। तो गवर्नमेंट मोदी जी, इनकी पूरी कैबिनेट मीटिंग, बैठक वगैरह हर चीज़ें हुई, जिसमें उन्होंने काफ़ी पैकेजेस वगैरह अनाउंस करे जो मध्यम वर्ग के हैं, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके और लॉकडाउन का जो इफेक्ट उन पर कम पड़े, उन पर बर्डन कम पड़े, ये चीज़ें। फिर कह रहा है एज सिचुएशन स्टार्टेड टू इम्प्रूव एंड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन ईज्ड, द स्टॉक मार्केट ग्लोबली ग्रेजुअली रिकवर्ड, ऑल्दो इट टुक सम टाइम फॉर थिंग्स टू गेट बैक टू द नॉर्मल। जब आप अच्छी पॉलिसीज़ हर चीज़ें बनाते हैं धीरे धीरे, तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ इस तरीके से चलता है। देखिए ये एक तो यही नॉर्मल हो गया। जब ग्राफ आप यहाँ नॉर्मल चल रहा है ना, यहाँ पे आपका जब ड्रास्टिकली गिर रहा है तो आप फिर इसको सजग हो जाते हो, यहाँ पे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हो। फिर जब आप बढ़िया पॉलिसीज़ बनाते हो तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये फिर उठने लगता है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली हर चीज़ रिकवर होने लगा। तो इस तरीके से ये कोविड-19 का पूरा था। जितना हो सके मैंने चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करी है। और लास्ट में बोलना कंक्लूजन पे अगर हम आए तो देखिए, द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर अ टाइम फ्रॉम इट्स अर्ली डेज ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग ऑन अ फिजिकल फ्लोर, जो आपने देखा है इमेज में, टू ट्रेडिंग अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो उस समय जो ट्रेडिंग रिंग में चलता था, और आज जो हम फ़ोन के हिसाब से सीधे कर लेते हैं, तो उनमें देखिए कितना बड़ा एक रिवोल्यूशन आया हुआ है। And the key milestone include the establishment of major stock exchanges like the Bombay Stock Exchange and NSE, दोनों exchanges को establish किया गया, as well as introduction of the modern trading technologies, जो global level पे हैं, trading क्या technologies यूज़ किया जा रहा है उसको हमने adopt करी, फिर उस चीज़ों पे हमने अमल किया, उसको execute करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे implementation हुई, हर चीज़ें हुई। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ such as liberalization, privatizations की policies, reforms लाए गए हैं 1990s में, and played a crucial role in shaping the market growth and attracting the foreign investors। कितना ज़रूरी steps लिए गए। And despite the occasional challenges and fluctuations like the COVID-19, the Indian stock market has emerged a vital component of the country's economy and providing the opportunities for the investors and contributing to the Indian economic development। तो COVID-19 भी एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। हमने ये सीख लिया कि नहीं, सारी चीज़ें मैनुअली नहीं की जा सकती, आप ऑनलाइन सिस्टम पे भी कर सकते हो। आज जो आप देख रहे हो जितने भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पहले लोग सेंटर में जाके पढ़ते थे क्लासरूम में, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन की जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अचीवमेंट है। हम अपने पास्ट की गलतियों से ये चीज़ें सीखते हैं और आगे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा किस्सा बोलो या इतिहास बोलो, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बहुत ही आसान भाषा में, और
कोशिश करिए कि बहुत जो मेजर मेजर पॉइंट है, जो लर्निंग वाले पॉइंट है, जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ अगर मिस आउट है तो आप प्लीज़ कमेंट अपना दीजिए, बताइए मुझे कि क्या इसमें रह गई, क्या छूट गई, क्या कमी है। और अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी या अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियोस बनाना है आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर और काम करूं और अच्छे से बेहतर वीडियोस प्रेजेंट करके आपके सामने लाऊं। चलिए दोस्तों, अब अलविदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, चलिए ध्यान रखिएगा अपने, ओके।